बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं वास्मा शिराजी, प्रोग्राम है फैसला आपका। और आज अगर ये कहा जाए कि तारीख़ में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख़ में एक अहम दिन है, बहुत अहम दिन है, तो बेजा नहीं होगा। इमरान खान साहब की हुकूमत के 100वें दिन आज छक्का लगाए, और ये छक्का जो है हिंदुस्तान की मदद से लगाए। एक तरफ सिद्धू जी हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब। दो टीमों के अहम लोगों ने एक अहम काम कर दिखाया है, और ये वो मैच है जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अवाम ने ना सिर्फ दिलचस्पी बल्कि मोहब्बत और जोश और जज्बे के साथ देखा है। हिंदुस्तान की तरफ बसने वाले 12 करोड़ हमारे सिख भाई, और यहाँ पे भी जो हमारे सिख भाई हैं, उनके लिए, दुनिया भर के सिखों के लिए आज का दिन बहुत अहम है, जब वो रास्ता खुला है, वो राहदारी खुली है जिस पे ताले पड़े थे बहुत दिनों से, बहुत अरसे से। आज आपने तकरीब भी देखी, बहुत अहम तकरीब थी, और इस मौके के ऊपर आपने देखा हिंदुस्तान से भी हमारे वहां के मेहमान यहाँ पे तशरीफ लाए। हमारे वजीर आजम पाकिस्तान और आर्मी चीफ भी वहां पे मौजूद थे, और उसके बाद पूरी तकरीब से खिताब भी हुआ, वो भी आपने देखा। एक फासला सिमटा है, एक बादल छटा है, एक बर्फ पिघली है, लेकिन ये कितना रास्ता बनाएगी, ये रास्ता कब तक खुला रहेगा, ये कितना देर पा होगा, ये मोहब्बतों का प्रचार जारी रहेगा, इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा सोच विचार की और मजीद एफर्ट्स करने की जरूरत है। हो ये रहा है कि इस वक्त भी हिंदुस्तान के अंदर जो मीडिया है वो नेगेटिव कैंपेन चला रहा है, मुख्तलिफ मौज़ूआत, मुख्तलिफ चीजों को लेके। हम बहुत सारी मनफी बातों पर बात नहीं करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अगर मैं ये कहूं कि अगर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आज तो वजीर आजम ने भी कह दिया कोई इलेक्शन लड़े, तो मैं ख्याल है सबसे पॉपुलर है जनाब सिद्धू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वजीर सकाफत और सियाहत है, भारतीय पंजाब के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्धू जी। वालेकुम अस्सलाम। सिद्धू पाजी, तुहाडे वास्ते अज किन्ना को खुशी दा दिन है? मैं कहना, मैं कल भी आके कहा सी ते अज भी कहना कि खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। मतलब इस तो वध खुशी मेरी जिंदगी दे विच कदे आई नहीं, क्योंकि जो आवाम साडे तो एक्सपेक्टेशंस रखदा है। देखो, शेक्सपियर ने कहा सीगा, द हैप्पीएस्ट मैन इज द वन फ्रॉम हूम नो वन एक्सपेक्ट्स। लेकिन साडे तो एक्सपेक्टेशनां इन्नियां ज्यादा ने। जो तेंदुलकर बैटिंग करन जांदा है या खान साहब बॉलिंग करते हैं तो हरेक नूं लगदा यार ये हुण 7 विकेटां ले गए, 8 विकेटां। जदों ये एक्सपेक्टेशन इन्नी ज्यादा हुंदी है ते प्रेशर उन्ना ही ज्यादा हुंदा है। इन्हां एक्सपेक्टेशनां दे बाद भी अगर कोई खरा उतरे लोकां दी आस दे उत्ते, लोकां दी उम्मीद दे उत्ते, और 71 साल दी इंतजार नूं 3 महीनों दे विच पूरा कर देवे, ते फिर लोग भुलदे नहीं। बिल्कुल, ये अच्छाई कदे भुली नहीं जाती। दुरुस्त बात है। मेरे माता पिता, आज आपके जज्बात बाबा जी के दरबार पे जाके क्या है, क्योंकि ये आपका ख्वाब था, आपका सुपना था, आपका सपना था बड़े अरसे के साथ, और ये आपके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों का भी सुपना है। तो कैसा लगा आपको वहां पे जाके दरबार साहब पे? मुझे ये लगा कि शरीर का आत्मा से मिलन हुआ है। मुझे ये लगा कि मेरा जीवन सफल हुआ है। मैं कल वापस वहां जा रहा हूं, और मैं वहां कुछ और मन्नत मांगने जा रहा हूं, क्योंकि बाबा जी एक जरिया हैं कायनात पे भला करने का। आप देखिएगा कि ये शुरुआत है बाबा नानक के दर से, ये बहुत बड़ी शुरुआत है। बलदे जंगलों के उत्ते असी बरसात करिए, बलदे जंगलों के उत्ते असी बरसात करिए। लम्मी काली रात है, आओ प्रभात करिए, खत्म करिए दुश्मनी दी इस दास्तानू। बाबे नानक ते नाम ते अज एक शुरुआत करी। ये शुरुआत हुई है आसमा जी, और तुसी वेखियो कि ये शुरुआत किथे तक ले जाती है। वेखो, पारस जदों किसी नूं छूंदा ना, जदों किसी नूं पारस छूंदा ते मिट्टी सोना कर दिंदा। पहला ते नारोवाल दे लागे तागे जिन्नियां किला किला जमीनां ने और गुरबत है, तुसी वेखियो खुशहाली आउंदी किदां है। बिल्कुल, तुसी वेखियो कि जिवें पारस छूंदा ना ते गौरव दा संचार कर दिंदा, चीज मैली होवे ते उहनूं उज्जवल कर दिंदा है, ते जिहदा मोल ना होवे उहनूं अनमोल बना दिंदा है। करोड़ां ने आउणा इत्थे मत्था टेकण, क्योंकि करोड़ां दे लई ये उन्हां दा आखिरी समंदर है। नदियां अड अड रस्ते आउंदियां छल्लां मारदियां, लेकिन हरेक दी डेस्टिनेशन समुंदर है। साडा मक्का है, हर नदी दा समुंदर है, नदी नाले सब इत्थे ही आउणे ने, इत्थे ही उन्हां ने
मोक्ष पानी है। इस करके ਅੱਜ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਖੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਲੈ ਵੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਿਮਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। क्या मिलेगा मार के किसी को जान से, मारना हो तो मार डालो एहसान से, दुश्मन मर नहीं सकता कभी नुकसान से और सर उठा के चल नहीं सकता मरा हुआ एहसान से। वाह, मैं देख रही थी जब ये तकरीब हो रही थी आपकी आंखों में आंसू थे और आप जाहिर है कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। कल आप मन्नत मानने जा रहे हैं, मन्नत क्या मानने जा रहे हैं? कि आपने 3 महीने पहले दिल में मन्नत मानी, अब वो पूरी हो गई, अब और क्या मन्नत है आपकी? मेरी एक ही मन्नत होती है कि हे बाबा नानक, जिस तरह ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ 5 ਆਬ, 5 ਦਰਿਆ, 2 ਇੱਧਰ ਤੇ 2 ਉਧਰ ਤੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕੰਟੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦੇ, ਤਿਜਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਰੱਬ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੇਟ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆਖਰੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਜੇ। ਇਹੀ ਕਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। बिल्कुल सिद्धू जी, इस पे कोई शुबा नहीं, यही करना। बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं, मगर जब आप पिछली दफा आए और आप वापस गए तो आपका स्याह परचमों से इस्तकबाल हुआ, आप पे तनकीद हुई। क्या ताकत थी जो कि आपको खड़ा रखा जिसने कि नहीं ऐसा होगा? क्यों, क्या यकीन था आपके पास? एक तो हम देखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बड़े यकीन वाले हैं और उनका वही ईमान जो है उनको आज कामयाबी तक लेके गए। आपके पास वो कौन सी ताकत थी कि आपको लगा कि ये लांगा खुल जाएगा? मेरे पास यही आत्मा की ताकत। दुनिया में सबसे बड़ी अदालत अगर कोई है तो वो आपके भीतर है और कोई डिस्टेंस नहीं है आसमा जी। देयर इज नो जर्नी बिकॉज क्योंकि वो आपके भीतर ही है और वो मुझे हमेशा पुकार के एक ही चीज कहती है कि ये दुश्मनियां मिटनी चाहिए, ये खून खराबा बंद होना चाहिए, माओ के बच्चे मरने नहीं चाहिए। गुरु गोविंद सिंह पातशाह को किसी ने पूछा था कि सब तो बड़ा बोझ की है, दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या है गुरु साहब? तो गुरु साहब ने कहा बाप के कंधे के ऊपर बेटे का जनाजा। नहीं मरने चाहिए ये फौजी, ना इधर ना उधर। अमन होना चाहिए, विकास होना चाहिए। क्या हासिल किया हमने 71 साल के खून खराबे से? क्या हासिल किया हमने इस लड़ाइयों से? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हासिल होगा टेबल पे बैठ के, हासिल होगा विकास से। हासिल कभी विनाश से नहीं होता, विकास से होता है। और वो तब होगा जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, ट्रेड होगा। और मैं ट्रेन देखता था, पंजाब मेल उस पे गाने बना करते थे। मेरा बाबा इस्लामिया कॉलेज साइकिल पे चढ़ के हॉकी खेल के वापस जाया करता था, मुझे कहानियां सुनाया करता था और वो मुझे कहा करता था, पुत्र मेरा एक कोई सपना है कि बार्डर खुलणगे, पंजाब दोवें एक होणगे ते जे एक हो गए तो सारी दुनिया नालों तकड़े होंगे, सारी दुनिया नालों तकड़े होंगे। क्योंकि आप देखिए कि ये जो सिल्कन रूट है ये सेंट्रल एशिया से होता हुआ यूरोप में जाता है। और मैंने आज कहा वो तुहाडियां गाजरां, तुहाडे चावल, गोभी इन्हां खो दिती है। उत्थे ते ब्रसल स्प्राउट खांदे है, उत्थे ते ब्रोकलियां खांदे है, ते ये जो उधर जान ते किसान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की का। मेरा ये सपना। लेकिन सिद्धू जी जब तक मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिलेगा, जब तक प्यार का जवाब प्यार से नहीं मिलेगा। आप देखें आज भी वहां पे जाहिर है कि मुख्तलिफ, ये एक दुनिया का रिवाज है कि जाहिर है सियासत है, वहां पे भी सियासत है, यहाँ पे भी सियासत है। जिस तरह से वहां पे तनकीद की जा रही है, इस वक्त भी तनकीद की जा रही है कि जी चावला सिंह क्यों वहां पे गए और आर्मी चीफ क्यों मिले, आपको पता चल गया होगा अब तक। और फिर आपकी जो तकरीर थी और वजीर आजम से हमारे से आपकी जो मोहब्बत
मोहब्बत है, वहां पे उसको तनकीद का सामना है, आपका मीडिया उसके ऊपर लगा हुआ है। कैसे मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से आएगा जब हिंदुस्तान का मीडिया इस तरह की बात करेगा? देखिए, रात कितनी भी काली हो, तारा उतना ही चमकता है। बिल्कुल, एक बात आप याद रखना, बिल्कुल, कि बिना संघर्ष के, बिना मुसीबतें झेले मुझे नहीं लगता कि कोई जिंदगी में तरक्की कर सकता है। लेकिन अगर आप सत्य के रास्ते पे चले हो, अगर आप ईमान रख के चले हो और आपकी अगर नीयत साफ है, तो फिर परमात्मा मिलता है। और कौन इस परमात्मा से लड़ सकता है? इसकी रजा से लड़ सकता है, इसके चमत्कार से लड़ सकता है। 3 महीने में जो 71 साल में नहीं हुआ, 3 महीने में हो गया। अब इस रंग में क्यों भंग डाल रहे हो भाई? इस कड़ी में क्यों कोला डाल रहे हो भाई? अब तो सब कुछ हो गया है, तो अब काहे की क्रिटिसिज्म है? अब तो ये खुल जाएगा और 12 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे और वो अपने मक्के, अपनी आखिरी डेस्टिनेशन तक वो जा सकेंगे। तो इससे बड़ी बात, इससे बड़ी दात, इससे बड़ी कोई गिफ्ट 550वें साल बाबा नानक के जन्मदिन पे कोई किसी को नहीं दे सकता। सही बात है। अच्छा सिद्धू जी, हरसिमरत कौर साहिबा भी आज आई हुई थी और भारतीय वजीर है, ज़ाहिर है। जब आप पहले गए ये सपना लेके, तो उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको वो सुनवाना चाहती हूँ। और आज जो उनकी तकरीर थी वो क्या, तो जरा सुनिएगा कि 1 महीने पहले उनके जज्बात क्या थे और आज उनके जज्बात क्या है, जरा चलाइएगा। ये कांग्रेस के मंत्री आते सारी कहते मैं तो गले लग गया, क्योंकि मुझे देखते ही जनरल ने कह दिया कि तुमको ये करतारपुर कॉरिडोर खोलने का हमने फैसला कर दिया है। बहुत वादा उनको मिली, सिख कौम में इतनी खुशी की लहर की वो दुश्मन देश गए, सब भूल गए। मेरे तो कल पैरों तले जमीन ही हिल गई जब मुझे शाम को सुषमा जी की ये चिट्ठी मिली, जिसमें सुषमा स्वराज जी जो देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो जब मुझे चिट्ठी लिख के बोल रही हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो मैं हैरान रह गई कि एक कांग्रेस का मंत्री, जिम्मेदार एक मंत्री, पहले तो दुश्मन देश जाता है, दुश्मन को गले लगाता है, और फिर जब नाराजगी लोगों की देखी तो सिख भावनाओं के साथ इस हद तक खेलबाड़ करके इतना झूठ बोल सकता है। बेपनाह तनकीद थी। और आज क्या कहा हरसिमरत कौर साहिबा ने? हमारी मेहमान है, हमारे लिए बड़ी अजीज हैं। आज क्या कहा वो भी जरा सुनवाइएगा। इस मुबारक मौके पे, इस हिस्टोरिक मौके पे, जहां मैं अपनी सरकार और आपकी सरकार की इस पहल का अपनी पूरी समूची कौम की तरफ से आपका तहे दिलों शुक्राना करती हूं और गुरु नानक पातशाह के चरणों पे अरदास करती हूं कि इस करतारपुर लांघे के खुलने के साथ जब बर्लिन की दीवार गिर सकती है, तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नफरत को आप गिरा सकते हैं और यहां से एक नई शुरुआत बाबा नानक के नाम पे आप चला सकते हैं। सिद्धू जी, आपने सुना, ये मुआवजा आपने किया है या ये मुआवजा हो गया है? मतलब जुबान बदल गई, लहजा बदल गया, आवाज बदल गई। ये चमत्कार तो बाबा नानक कर सकता है, लेकिन अब आप देखिए कि अपने वचन से फिर जाना और अपनी बात से फिर जाना, चलो देर आए दुरुस्त आए। जहां तक मेरी क्रिटिसिज्म का सवाल है, मैंने कल भी कह दिया, आज भी कहता हूं कि दोस्त अहबाब ने हर सलूक मेरी उम्मीद के खिलाफ किया, मैं इंतकाम लेता हूं, जाओ तुम्हें माफ किया। तो वो जो अंदर से भीतर से ये आता है कि छोड़ो, मुझे बड़ी लड़ाई लड़नी है, मुझे आवाम की बेहतरी की बात करनी है, आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस। ये जो जरिया बनता है, ये समझते नहीं लोग कि बाबा नानक किसी को जरिया बनाता है, उसके कर्मों को देख के, उसकी नीयत को देख के, उसकी भीतरी पाकीज़गी को देख के उसे जरिया बनाता है और कोई अच्छाई करवाता है। जन्मों के सफर, जन्मों के पाप धुल गए, वो बोझ हल्का हो गया और मेरा जीवन सफल हो गया। जी, हम बात कर रहे हैं जनाब सिद्धू जी से। एक छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। से अच्छा, हमें भी वैसे लगता नहीं था सिद्धू जी कि ऐसा कुछ होगा। फ्रैंकली जब ये जप्फी आपकी हुई और जप्फी का एक्सचेंज हुआ, तो हम भी ये समझते थे कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी हिंदुस्तान कबूल नहीं करेगा। लेकिन एक इन्वायरमेंट वहाँ पे बन गई और टाइमिंग जो थी उसकी वजह से हिंदुस्तान सरकार को ये फैसला करना पड़ा। अब आगे की क्या, हम क्योंकि आपकी तरफ भी बाबा जी का डेरा है,
यहाँ से भी लोग कह रहे हैं कि जी डेरे के ऊपर भी लोगों को जाने की इजाज़त होनी चाहिए। ननकाना साहब के लिए क्या प्रोग्राम है, आपका हसन अब्दाल के लिए क्या प्रोग्राम है? क्या आपको लगता है कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा? सपना आपने बहुत बड़ा देख लिया आपकी बार भी। देखिए, आसानी से जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता। सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद चल के नहीं आता, और बगैर हाथ करे निवाला भी मुंह में नहीं पड़ता। It's all about blood, sweat, toil and tears. There is an order of perspiration to every successful human being. मेरे बाबा कहा करते थे, बेटा the only thing that you will get without effort is dandruff. तो आप समझ लीजिए कि संघर्ष करने पड़ते हैं, और संघर्ष के बगैर कोई चीज संभव नहीं। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि दूसरा कोई नहीं, मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो फिर वो ऐसे बड़े काम कर पाते हैं, क्योंकि परमात्मा उन्हें अच्छाई का जरिया बनाता है। मैं हर रोज आंख बंद करके बाबा नानक को ये कहता हूं कि मेरे परमात्मा मुझे अच्छाई का इंस्ट्रूमेंट बना दे। मैं साज हूं, बजाने वाला तू है, लेकिन इस साज से कुछ ऐसी ध्वनि निकलवा दे कि आवाम का भला हो जाए। वाह, अच्छा, ये जो और सुन लीजिए, हाँ। इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, हाँ। इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, हाँ। किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी उजड़े हुए को बसा देना, और समाज के हर बाधा को, हर पत्थर को समाज के रास्ते से हटा देना। अच्छा, इबादत ये सिद्धू जी, दो सवाल और है, दो सवाल और है जी। एक तो आपने कहा कि सोच में तब्दीली, देखिए कुछ हमें दोनों तरफ से कुछ अच्छे स्टेप्स लेने की जरूरत है, लेकिन आपके यहाँ इस वक्त हिंदुस्तान में इंतखाबात का माहौल है। आपको लगता है कि आपको कामयाबी मिलेगी, और अगर कामयाबी मिलेगी तो बीजेपी सरकार कितनी कोऑपरेटिव होगी उसके अंदर? देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि मान और सम्मान उसे नहीं मिलता जो इसकी इच्छा करता है। यह हमेशा उसे मिलता है जो इसकी इच्छा किए बगैर अपने कर्तव्य पथ पे डटा रहता है। तेंदुलकर ने कभी सोचा था, जब वो छोटा सा उस गली में क्रिकेट खेलता था, कि वो 10,000 रन बनाएगा देश के लिए? वो हो गया, क्योंकि वो अपने फर्ज से हटा नहीं। इंसान अपने फर्ज पे, अपनी लगन पे लगा रहे। पॉलिटिक्स का मेरा आने का मकसद है कि ये वो मिशन है जो लोगों की जिंदगी को बेहतरी के लिए तब्दील कर दे। वही मिशन लेके चला हूं। ये मेरा प्रोफेशन नहीं, इससे मैं 5 पैसे कमाता नहीं, सब कुछ न्यौछावर करता हूं। मेरी देही पंजाब को, पंजाबी सूबे को अर्पित है। और यही खान साहब का भी ख्वाब है, वो भी क्रिकेट से आए थे, तो आपने कुछ आज उनसे कुछ और बातें की, उनके और क्या ख्वाब हैं? क्योंकि ये आज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2 कदम और बढ़ेगा, हिंदुस्तान 1 कदम बढ़ेगा, तो हम उनको ज्यादा वेलकम करेंगे। कैसे होगा ये? आई मीन कितने लंबा प्रोसेस आपको लगता है कि ये तय हो जाएगा, ये फासला इन 5 सालों में हो जाएगा कम अज कम? मैं कहता हूं जो 71 साल में नहीं हुआ वो 3 महीने में हो गया, और जो 3 महीने में हो सकता है वो 3 सेकंड में होगा। वो कह गए आज। मैंने उनको कहा कि ये ट्रेन जानी चाहिए उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, सबसे आगे। बॉर्डर हमारे खुलने चाहिए, हमारी किस्मत पे ताले लगा दिए। 2 पंजाब इकट्ठे होने चाहिए, खुलने चाहिए, हैं? और उन्होंने उस बात का इस्तेकबाल किया। और क्या दे दें वो, इससे ज्यादा वो दोनों पंजाबों को, और इससे ज्यादा क्या दे सकते हैं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन क्रिकेट के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जोड़ती भी है, हमारे खून के अंदर भी है। वो तो हिंदुस्तान तैयार नहीं है उसको खेलने के लिए। हमारी तो तबाह हो गई क्रिकेट अगर देखा जाए, तो उसके लिए आप क्या एफर्ट करेंगे? कुछ है आपके जहन में प्लान? एक बात आप समझ लीजिए, जब भी जोड़ने का कोई माध्यम होगा तो सबसे तगड़ा, सबसे पावरफुल, सबसे पोटेंट अगर कोई माध्यम है तो वो क्रिकेट है। क्योंकि खिलाड़ी एक दूसरे को जब खेलते हैं उनकी एडुलेशन इतनी होती है, वो इतने बड़े हीरो होते हैं कि हर इंसान, दोनों बॉर्डर्स के पार लोग उनकी इज्जत करते हैं। नुसरत फतेह अली खान, हाँ, बड़े गुलाम अली साहब, इमरान खान साहब, वसीम अकरम मेरे दोस्त, वकार यूनुस, हाँ, ये सब लोग, जावेद मियादाद साहब, ये सब लोग इज्जत के पात्र हैं दोनों तरफ। इसलिए इनको जोड़ने का जब माध्यम बनाया जाता है तो वो कारगर सिद्ध होता है। अच्छा, और ये क्रेडिट आप किसको देते हैं? बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं क्रेडिट बाजवा, जनरल बाजवा को जाता है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये ज़ाहिर हिंदुस्तान में तो आपको जाता है, तो आप किसको क्रेडिट देते हैं? मैं कहता हूं सभी को क्रेडिट है। देखिए, 12 करोड़ नानक नाम लेवा जो अरदास करते थे, खान साहब की शुरुआत
उनके जनरल साहब, उनके कर्नल साहब, उनके सबकी उन्होंने वचन निभाए। जबान, जब जबान का पक्का होना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, जब वो अपना वचन कोई निभाता है ना, तो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका विश्वास, उसकी विश्वसनीयता करोड़ों गुना बढ़ जाती है। आप कैसे असेस करते हो कि आप किस पे विश्वास करोगे? उसकी जबान का मोल होना चाहिए। वो जबान तिलसनी नहीं चाहिए, फिरनी नहीं चाहिए। आज आपने दिखाया ना कैसे जबानें फिरी, कैसे कैसे लोग फिर गए एक महीने में ही, दिखाया ना। वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो यू टर्न से क्रेडिबिलिटी नहीं आती। क्रेडिबिलिटी आती है वचन दा पक्का बंदा, जबान दा पक्का बंदा, जबान ना छड़े अपनी, दुनिया इधर उधर छड़े। वैदे ते अंडे ये ते टुटण लई हुंदे आ, लेकिन एक गल याद रखना, कोशिशां कामयाब हुंदियां और कोशिश मरदे दम तक रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सिद्धू साहब, कल से इंटरव्यूज दे रहे हैं, हमने भी उनसे वक्त लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज उनके जज्बात जानना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आज करतारपुर से होके आए हैं, लिहाजा ज़्यादा अहम था कि जानते कि वे फॉरवर्ड क्या है और उनके जज्बात क्या हैं और मज़ीद जो पेशरफ्त है वो क्या हो सकती है। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले आप जनाब सिद्धू साहब का इंटरव्यू हमारे साथ देख रहे थे, जिसमें कि उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो कुछ और मन्नत मानेंगे और पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं उसको मज़ीद मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे, किसी तनकीद से नहीं घबराएंगे। अब जो आज की जो अहम पेशरफ्त है वो ये भी है कि जो भारतीय वजारत ख़ारजा है उसका रद्द-ए-अमल भी आ गया है और जो काफ़ी अफसोसनाक है बाय द वे, उसमें उन्होंने कहा है कि इंतहाई अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक ऐसे मजहबी तकरीब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जो करतारपुर राहदारी सिख बरादरी के देरीना मुतालबे की ताबीर से मुतालिक थी। इस मौके पर इमरान खान साहब ने कश्मीर से मुतालिक नाजायज़ तौर पर भारत की बात की, जो भारत का अटूट अंग है। पाकिस्तान को याद दिलाया जाता है कि वो अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी पूरी करे और अपनी सरजमीन से होने वाली सरहद पार दहशतगर्द कार्रवाइयों के खिलाफ काबिले एतबार कार्रवाइयाँ करें। यानी डू मोहर का जो है वो मुतालबा वो हिंदुस्तान हमसे कर रहा है, जबकि हम ऑलरेडी आज जो पेशरफ्त थी वो बहुत ही मुस्बत और बहुत ही ज़बरदस्त, जिसका पूरी दुनिया के अंदर जो है इसको सराहा जा रहा है, जो इतनी ज़बरदस्त ये पेशरफ्त हुई। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के मीडिया ने एक भौचाल उठा रखा है। इस वक्त तक जो है वो गोपाल सिंह जो है उनकी यहाँ पे आमद और जो कि सिख कम्युनिटी के एक रहनुमा भी हैं और गुरुद्वारा कम्युनिटी के सरबराह भी है, पाकिस्तान के पाकिस्तानी शहरी हैं, उन्होंने जनाब आर्मी चीफ साहब से हाथ मिलाया जो कि वहाँ पे इनवाइटेड थे और उसके बाद हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर एक पूरा एक साजिशी जो थ्योरी है वो सर्कुलेट करिए। मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए, उसके बाद हमारे साथ खुर्शीद कसूरी साहब होंगे, उनसे हम बात करेंगे तफसीली। जरा सुनिएगा कि किस तरह से हिंदुस्तान का मीडिया पेंट कर रहा है आज के इस इवेंट को और इतनी बड़ी कामयाबी को, किस तरह से जेर टेररिस्ट से मिल रहे हैं आप, हाफिज सईद से क्यों मिले, आप आर्मी चीफ से क्यों मिले, और इसको जो रंग दिया जा रहा है कि ये खालिस्तानी मूवमेंट जो है खालिस्तान के लिए चल रही है, ये उसके यहाँ पे वो करता धरता है और इन्होंने ये किया। आई मीन ये तो बड़ी अजीब सिचुएशन है इस वक्त कि इसका जवाब जो है पाकिस्तान का वो किस तरह से हिंदुस्तान दे रहा है और मीडिया खास करके। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा, जाना माना नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब वाबस्ता है, लेकिन एक लंबी जो हिस्ट्री है वो वाबस्ता है खुर्शीद कसूरी साहब के साथ भी। अस्सलाम वालेकुम कसूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सर जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कसूरी साहब, आप पहले तो मुझे बताइएगा कि ये जो स्टेटमेंट आया है एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री की जानिब से, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने आज ये कहा कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, दुनिया भर के मसले हल होते हैं, ये भी होना चाहिए। उनको कहा गया कि अटूट अंग है और आपने कैसे बात कर दी कश्मीर के हवाले से? जी हाँ, बड़ी अजीब बात है क्योंकि हिंदुस्तान खुद ये कहता है कि हिंदुस्तान हर चीज़ पे बात करने को तैयार है, कश्मीर। और कई साल 1997 से जब ये कॉम्पोजिट डायलॉग का आगाज़ हुआ था
कश्मीर पे और टेररिज्म जो इंडिया का सबसे बड़ा इशू है, और 5-6 और इंक्लूडिंग पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो बहुत अहम है, ये तमाम पे बातचीत हो रही है। तो कश्मीर पे एतराज करने का मुझे जवाज नहीं नजर आया, क्योंकि अगर बातचीत होनी है और बातचीत में पीपल टू पीपल कांटेक्ट शामिल है और करतारपुर और सिखों के लिए आसानी पैदा करनी, ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट में आता है, तो उसमें अगर ये कॉम्पोजिट डायलॉग के सारे हिस्से थे और लॉजिकली भी जब पाकिस्तान भारत बैठेंगे कहीं भी तो शक्ल तो नहीं एक दूसरे की देखेंगे ना, वो बात तो बहरहाल उन्हें कश्मीर की करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान तैयार है टेररिज्म। आपके सवाल से मैं बहुत हैरान हुआ हूं कि जब मैं तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ पहले गए हैं, जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव के बाद प्रेसिडेंट बने हैं और वो वहां गए हैं हिंदुस्तान, उस वक्त अब्दुल सत्तार साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे। तो जसवंत सिंह जो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था ओ भाई कश्मीर पे अगर मुशर्रफ साहब कहते हैं बात करनी है तो कौन सा आसमान गिर गया, अब बात करें, हम तैयार हैं, लेकिन हम हमारे अपने भी इश्यूज हैं। और उन्होंने टेररिज्म की तरफ इशारा किया, तो पाकिस्तान तैयार है। तो इनकी बात में वजन कोई नहीं। लेकिन इससे पहले कि मैं बात करूं, मैं आपको मुबारक देना चाहता हूं। पहले आपने मुझे 8 बजे बुलाया, बाद में कहा 8:30, मुझे वजह समझ नहीं आई, लेकिन मैंने प्रोग्राम ऑन किया हुआ था और आप सिद्धू का जो इंटरव्यू कर रही थी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज दैट आई हैव सीन, क्योंकि वो शख्स दिल से बोल रहा था और आपकी भी बिल्कुल पॉजिटिव किस्म की अप्रोच थी। तो मुझे कई लोग ये कहते हैं, जब मैं पाकिस्तान इंडिया के बारे में बात करता हूं और मैं कहता हूं कि मसाइल हल लाजमी है, क्योंकि गुर्बत मेन दुश्मन है पाकिस्तान और इंडिया की, और जब तक हमारा फोकस नहीं होगा उस वक्त नहीं होगी। तो वो जो कॉन्फिडेंस से बंदा बात करता है। बिल्कुल कसूर साहब, शुक्रिया, आपने ये बात नोटिस की है कि हम पॉजिटिव है, यानी पाकिस्तानी मीडिया पॉजिटिव है। लेकिन आप दूसरी तरफ का जो रिएक्शन है, मसलन आज एक ट्रेंड चल रहा है टाइम्स नाउ का, जो हिंदुस्तान का मीडिया वो चला रहा है चैनल उनका, कि मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं इमरान खान साहब। और आज सुखबीर बादल जो कि वहाँ के लीडर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जो सिद्धू है वो भी गिराना चाहते हैं मोदी सरकार को। ये किस किस्म की अप्रोच है? क्या हम इसको सिर्फ स्पेसिफिकली इंडियन इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट में देखें, या ये बचकाना स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल अजीब सी बात है? आप किस तरह से देखते हैं इसको? जी, मैं इस तरह से देखता हूं, पहले तो मैं हैरान नहीं हूं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो बहरहाल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। मैंने तो इलेक्शन भी नहीं लड़ा, मैं तो पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं हूं। आप हैरान होंगी कि मैं दिल्ली गया तो मेरे लिए खाना किया गया, वह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर आर्मी चीफ और 15 मिनिस्टर्स और फॉरेन सेक्रेटरीज थे। आप हैरान होंगी कि गुजरात में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि फॉरेन मिनिस्टर, साबिक फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आया है और वो साजिश कर रहा है साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह और साबिक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी के साथ। मैं साजिश क्या कर रहा हूं, जिसमें इंडियन आर्मी चीफ भी थे रिटायर्ड। मेरी साजिश ये थी कि मैं अहमद पटेल, जिनका मैंने शायद जिंदगी में 2-4 मरतबा नाम सुना हो, कि मैं गया था साजिश के जरिए उन्हें गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाने। तो अगर उस पे आप ना हंसें, क्योंकि रोने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, हंस ही सकता आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कल, मुझे एक इंडियन जर्नलिस्ट का एक फोन आया था, मुझे इंटरव्यू कर रही थी, कहने लगे आप क्यों नहीं आए पाकिस्तान, हिंदुस्तान। मैंने कहा भी मैं आऊंगा और इलेक्शन के बाद आऊंगा, चाहे मोदी साहब हारे या जीते। उन्होंने कहा क्यों, तो मैंने ये किस्सा उन्हें सुना दिया। मैंने कहा दोबारा मैं नहीं कोई अपने पे इल्जाम लगवाना चाहता, क्योंकि मैंने अहमद पटेल का नाम नहीं सुना था। वहां जाके बताया गया कि मैं अहमद पटेल को वजीर आला गुजरात का बनाने गया हूं। तो इसलिए आप हैरान ना हो, इस किस्म के बयानात आते रहेंगे। टेक इट इन इट्स स्ट्राइड। वो वहां अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हिंदुस्तान में, देखिए पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा मुल्क है, बिल्कुल 5 या 6 गुना है। उसकी इकोनॉमी भी हमसे 6 गुना बड़ी है, उसकी फौज हमसे 2 गुना दुगनी है। बावजूद इसके हमारे इलेक्शन में कभी इशू नहीं बनता हिंदुस्तान का।
जी हाँ। और वहां तो हर इलेक्शन में पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, तो बहुत हैरान हूं मैं कि ये क्यों होता है। तो इसलिए आप मत घबराएं। होता यह है कि जब गवर्नमेंट पॉजिटिव इनपुट देती है ना, मैंने इसी इंडियन मीडिया को देखा है जी कि इनका बिल्कुल मुख्तलिफ सोच थी। जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था उस दौर में, आगरा जब हुआ, एग्जैक्टली जो आगरा का डायलॉग था जी, आगरे के बाद, जी अच्छा, आगरे के बाद मैं फॉरेन मिनिस्टर आगरे के बाद बना हूं। जब मैं गया तो मैंने देखा 5 साल इंडियन मीडिया बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि ऊपर से जो उनको इम्पेटस था, जो इंडिकेशन थी, पॉजिटिव थी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त बदकिस्मती से एक नेगेटिव मूड में है, क्योंकि वो समझती है पोलराइजेशन के जरिए इलेक्शन जीतेगी। बिल्कुल। और इलेक्शन जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान, तो इसको सीरियसली ना लें। मुझे नहीं पता इलेक्शन कौन जीतेगा, ऑपोजिशन जीतेगी या मोदी साहब, जी, लेकिन जो भी साहब, जीतेगा ये जो उसको मूव की है, ग्राउंड रियलिटी से डील करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये जो मूव हुई है, जी। ये पाकिस्तान ने बड़ी परफेक्ट टाइमिंग के साथ ये मूव की है। और जाहिर है कि इससे उनको, अगर बीजेपी नहीं मानती सरकार तो भी नुकसान था, मान रही है तो भी उनको नुकसान हो रहा है। आप इसको किस नजर से देखते हैं? ये डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह नहीं है? देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये बिल्कुल बड़ी फतह है। और मैं सिर्फ विक्ट्री और डिफीट नहीं देख रहा, मैं एक और एंगल से देख रहा हूं कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि गुर्बत को हटाया जाए, फोकस उस पे किया जाए, डेवलपमेंट पे किया जाए, चीन की नकल की जाए। चीन जो हमसे पीछे था, आज शर्म आती है चीन की तरफ देख के, पाकिस्तान की क्या पोजीशन और इंडिया की क्या पोजीशन है। हम सबको ये चाहिए कि हमें पॉजिटिवली सोचे। अब आपने कहा हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, मैंने आपको उसका जवाब दिया है कि वो उसका एक खास रीजन है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी जो है ना, वो कोई बदल नहीं सकता। बिल्कुल। और वो क्या ग्राउंड रियलिटी है? वो भी बीजेपी के थे, वो भी आरएसएस के प्रचारक थे। अटल बिहारी वाजपेयी वो आरएसएस के प्रचारक थे जी। और प्राइम मिनिस्टर थे। और उनका क्या नतीजा, कंक्लूजन था? उनका ये कंक्लूजन था कि हिंदुस्तान अपना वो मुकाम हासिल नहीं कर सकता जिसका वो डिजर्व करता है, जब तक 2 इश्यूज को वो उन्होंने कहा वो हिंदुस्तान को पीछे रखे हुए हैं। और उनकी फेमस स्पीच का नाम है कुमाराकॉम म्यूजिंग्स। आप जाके गूगल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने 2, एक बाबरी मस्जिद का इन्हेदाम, बिल्कुल उनके अल्फाज है, मेरे नहीं। नंबर 2, मसला कश्मीर पाकिस्तान के साथ जो झगड़ा है, और भाई अगर वो इस नतीजे पे पहुंच गए, उनके आने वाले बाद वजीर आजम मनमोहन सिंह इस नतीजे पे पहुंच गए, तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि इलेक्शन के बाद जो भी जीतेगा वो रियलाइज करेगा कि पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं, हिंदुस्तान के मुकाबले में छोटा होगा लेकिन मजबूत मुल्क है। बिल्कुल, उससे बात करना पड़ेगी पाकिस्तान इसकी फौज बड़ी मजबूत है, एग्जैक्टली, और इसकी इकोनॉमी भी बड़ी मजबूत है। ये ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आजकल उसमें प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, तो इसलिए इस नतीजे पहुंचेंगे कि उन्हें पाकिस्तान से डील करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो, और अगर बीजेपी जीत के पॉलिसी नहीं बदलती, ये तो ठीक है कि जनूबी एशिया की बदकिस्मती होगी, हिंदुस्तान की बदकिस्मती होगी, और इस इलाके में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमसे बात कर रहे थे, पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को जो भी हुकूमत उनकी आएगी पाकिस्तान से बात करना होगी और थोड़ा रैशनल अप्रोच भी रखनी होगी, अच्छी चीज़ों को, मुस्बत चीज़ों को सराहना चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत के 100 दिन का ये बड़ा छक्का था जो कि आज लगा है। अल्लाह करे ये छक्के लगते रहें, ये अमन की बात होती रहे और पाकिस्तान के अवाम और इस रीजन के अवाम जो हैं वो आगे बढ़ सके, पीछे का सफ़र ना करे। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।